नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम पर सख्त मोदी सरकार, पीएम की अगुवाई में हाई लेवल सुरक्षा बैठक। यूएनएससी ने पाकिस्तान की बजाई बैंड पहलगाम हमले पर ठहराया गुनहगार। आतंकवाद पर अमेरिका की दो टूक, भारत के साथ हैं, हर कदम पर देंगे साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा सवाल, अगर जानकारी थी तो हमले को क्यों नहीं रोका गया। और जंग के साए में मॉक ड्रिल अलर्ट, महाराष्ट्र के 16 शहरों में कल तैयारियों की कसौटी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य फोकस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना था। इस हमले में 27 लोगों की जानें गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी में शांति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों की रणनीति और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल थी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। ऐसे में किस तरह से कदम राष्ट्रीय स्तर पर उठाने हैं, इसको लेकर साथ ही देश के सभी राज्यों को और नागरिकों को किस तरह से संदेश राष्ट्रीय स्तर पर भेजना है, इन तमाम बातों के साथ ही साथ देश के जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी जगहों को भी हाई अलर्ट रहने के आदेश पीएमओ कार्यालय से देने की जानकारी सामने आ रही है। झूठे और नकारात्मक बयान के साथ ही और न्यूक्लियर वॉर जैसी धमकियां पाकिस्तान आए दिन देता रहता है। पाकिस्तान की इसी हरकत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर सोमवार को बंद कमरे में यूएनएससी की बैठक हुई। बैठक में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों ने पाकिस्तान पर कड़े सवाल खड़े किए। साथ ही हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। पाकिस्तान की बैठक में खूब किरकिरी हुई और सदस्य देशों ने उसकी उस कहानी को भी खारिज कर दिया, जिसमें वो बार बार पहलगाम आतंकी हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताने की कोशिश कर रहा है। सदस्य देशों ने पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। पाकिस्तान की स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास असफल हो गए हैं, क्योंकि बैठक में शामिल सदस्यों ने उसको सलाह दी है कि वो भारत के साथ बात करके द्विपक्षीय तरीके से मुद्दे का हल निकाले। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर से सहयोग मिल रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में अमेरिका का भारत को पूरा समर्थन है। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि भारत को हर हाल में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। हम भारत का साथ देने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ट्रंप प्रशासन आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को हर संसाधन मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर वो कोशिश करेगा जो वो कर सकता है। मुझे लगता है कि रिश्ते ऐसे ही प्रगाढ़ होते हैं। ट्रंप प्रशासन स्पष्ट रूप से इसकी अहमियत को समझता है और आतंकवाद के खतरे को भी समझता है। उन्होंने कहा कि देखो, भारत में जो कुछ हुआ है उसके प्रति हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हम हमारे सहयोगियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारत कई मायनों में हमारा महत्वपूर्ण साझेदार देश है। दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रेड को लेकर भी बातचीत सफल होगी। अगर खतरा बढ़ता है तो आप देखेंगे कि ट्रंप प्रशासन संसाधनों के साथ हर मुमकिन मदद करेगा। And we want to stand with our allies. I think India is a very important partner to us in so many ways. I hope that the trade negotiations will work out well between the two countries. No one asked me about tariffs. I'm glad. Yes, but a critically important relationship for us, and such a large population and such an important country. And India has to stand against terrorism there as well. We'll do everything we can in the U.S. to support those efforts, and I think that's all part of this relationship as it develops. The Trump administration
clearly understands the importance of that relationship and clearly understands the importance of the threat of terrorism. And so I think if that threat is increased, I think you'll see the administration, my belief is that they will focus more energy and resources and time to help assist. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने दावे में कहा है कि हमले के 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई थी। उस रिपोर्ट के बाद मोदी ने अपना कश्मीर दौरा रद्द किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि जब इंटेलिजेंस आपसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर जाना आपके लिए सही नहीं है, तो फिर उसी वक्त आपने पहलगाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आखिर क्यों नहीं रखी। खड़गे ने आगे कहा कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस फेलियर है। ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छे ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे, ज्यादा संख्या में बॉर्डर फोर्स बोल सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी आपने ये मान लिया कि इंटेलिजेंस की चूक हो गई है। जब चूक को आप मान रहे हैं तो भाई साहब मैं पूछता हूं, इतने लोग हमारे मर गए, उसकी जिम्मेदारी भी आप लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालात युद्ध जैसे बनते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान में बसे आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जल्द ही शुरू कर सकता है। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से भी सैन्य कार्रवाई करने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिक सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई यानी कि बुधवार को मॉक ड्रिल आयोजित करने के आदेश दे दिए हैं। देश के 244 जिलों में विशाल मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के 16 शहरों में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार 7 मई 2025 को देश भर के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में एक विशाल मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। इसका मकसद ये जांचना है कि जंग जैसे हालात जैसे कि मिसाइल हमले या हवाई हमले के दौरान आम जनता कितनी जल्दी और असरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। इस मॉक ड्रिल में असल हालात जैसे दृश्य पेश किए जाएंगे। मसलन हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरों की बिजली बंद की जाएगी, आम लोग शरण लेने का अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आ जाएगी। मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इस दौरान युद्ध जैसे हालात में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। ब्लैकआउट कैसे करना है, सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचना है आदि प्रशिक्षणात्मक जानकारी दी जाएगी।
केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक मॉक ड्रिल के लिए महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्य प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संरक्षण मंत्री सहित सभी मंत्रियों को प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उन 16 स्थानों की सूची भी जारी कर दी है जहां 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा। वो इस प्रकार हैं: मुंबई, ठाणे, पुणे, उरण जेएनपीटी, तारापुर, नासिक, थलवायशेत, रोहा धाटाव, नागोठणे, मनमाड, सिन्नर, पिंपरी चिंचवड, छत्रपति संभाजीनगर, भुसावळ, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। हालांकि सरकार का ये कदम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में सूझबूझ और जिम्मेदारी के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभ्यास जागरूकता बढ़ाने के लिए है और युद्ध जैसे हालात में जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इसलिए नागरिकों से अपील की जाती है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और घबराए नहीं। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना मॉक ड्रिलच्या सूचना दिलेल्या आहेत। ही मॉक ड्रिल कुठे करायची आणि कशी करायची या संदर्भात आज सकाळी 10:30 वाजता केंद्रीय गृह सचिवांनी सर्व राज्याच्या प्रमुखांशी चर्चा केलेली आहे। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील त्याचा प्लॅन झालेला आहे। तशा प्रकारची मॉक ड्रिल ही करण्यात येणार आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारच्या मॉक ड्रिलचे खूप जास्त डिटेल्स जर आपण सांगितले तर मग ती ड्रिल कशी राहील, सगळ्याच गोष्टी माहिती असल्या तर ती मॉक ड्रिल कशी होईल। आणि म्हणून मला असं वाटतं एवढा पुरे आहे की महाराष्ट्रात ही मॉक ड्रिल होणार आहे। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध वर्षों से संवेदनशील रहे हैं। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थिति और नाजुक हो गई है। ये तनाव समुद्री सीमाओं तक बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तानी नौसेना ने दावा किया है कि उसने भारतीय नौसेना के P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को अरब सागर में डिटेक्ट किया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये विमान किस विशेष क्षेत्र में उड़ान भर रहा था। P-81 सर्विलांस विमान, जिसे नेत्र भी कहा जाता है, भारतीय नौसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टोही और समुद्री निगरानी विमान है। ये दुश्मन की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखने और पनडुब्बियों की पहचान में सक्षम है। P-81 पोसाइडन विमान बोइंग ने तैयार किया है। इसे खासतौर पर समुद्री युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। अरब सागर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका जैसे देशों की नौसेनाएं सक्रिय रहती हैं। ऐसे में किसी भी गतिविधि को संदेह की नजर से देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकती हैं, खासकर तब जब संचार का अभाव हो और पारदर्शिता न हो। देश की सुरक्षा को लेकर हो रही मॉक ड्रिल पर अब सियासी एकजुटता भी दिख रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि सरकार जो कहेगी हम मानेंगे, आप भी मानिए। भारत पाक तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कई राज्यों में मॉक ड्रिल की जा रही है। यूपी के कई जिलों में सुरक्षा तैयारियों को परखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने विपक्ष की ओर से एक मजबूत संदेश दिया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुधवार यानी कि 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है।
यूपी के कई जिलों में भी मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब, मुगलसराय और सारसबा में मॉक ड्रिल की जाएगी। अब वो विषय नहीं है, अब विषय ये है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया है और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हों वो आप भी जारी कर देना, तो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक मिरज के सिविल अस्पताल से चोरी हुए नवजात शिशु को महज 48 घंटे के भीतर ही सांगली पुलिस ने ढूंढ निकाला। महात्मा गांधी चौक पुलिस थाने की टीम ने इस काम को अंजाम दिया है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। नवजात बच्चे को चुराने वाली महिला सारा साइबा साठे को तासगांव तालुका के सौलज गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पूरे ऑपरेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप शिंदे और उनकी टीम की तत्परता से काम करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 3 दिन के नवजात के अचानक गायब हो जाने से अस्पताल में हड़कंप मच गया था। बच्चे की मां कविता समाधान अलदार की ममता को तो जो तकलीफ हुई और परेशानी हुई उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन पुलिस की तत्परता ने मां की गोद को फिर से भर दिया है। सबसे भावुक पल तब आया जब सांगली की अपर पुलिस अधीक्षक रितु खोखर ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर मां को सौंपा। बच्चे के दादा ने पुलिस का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। वहीं वीडियो कॉल पर पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने भी परिवार को भरोसा दिलाया कि पुलिस जनता के साथ है। आमच्याकडे परवा दिवशी म्हणजे 3 तारखेला अशी माहिती मिळाली होती की सिव्हिल हॉस्पिटल मिरजमधून एक 3 दिवसाचा बाळ चोरीला गेलेला आहे। त्याची आई जी आहे ते 1 तारखेला डिलिव्हरीसाठी ॲडमिट झाली होती। ते सांगोलाचे राहणारे आहे मूळचे, आणि त्यानंतर त्याला 1 तारखेलाच मूळ जन्माला आला होता, आणि त्याला 2 तारखेला एक महिला त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली आणि त्यांना त्यांचा विश्वास संपादन केला, आणि 3 तारखेला दुपारीची वेळ ते मुलाला घेऊन गायब झाली होती। तर अशी माहिती मिळतानाच आम्ही आमची टीम फोन केली, ते मिरज उपविभागाचे पूर्ण पोलीस स्टेशनची टीम, आमचे SDPO श्री प्रणील गिल्डा यांच्या नेतृत्वाखाली, पोलीस स्टेशन महात्मा गांधीची टीम API गिड्डे यांच्या नेतृत्वाखाली, आणि LCBची टीम PI सतीश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांनी वेगळी टीम फॉर्म केली, आणि मी तांत्रिक माहिती तसेच जे आमचे ट्रेडिशनल मेथड आहे शोधपत्रिका बनवणे, ते पण सायबरची मदत, आम्ही CCTV मधून फोटो आहे ते अजून जास्त क्लिअर करणे, CCTV कॅमेराकडून ते बॅक ट्रेसिंग करणे, IP डंप, टावर डंप असे सगळे वापर करून, स्रोत वापर करून आम्ही हे गुन्ह्यामध्ये ते आरोपी महिला तर त्याला मूळ सोबत आम्ही आता अटक केलेलं आहे, आणि ते आमच्या यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा उद्देश हेच होता की जे मूल आहे ते सुखरूप त्याची आईकडे यायला पाहिजे, आणि त्यामध्ये आम्हाला कामयाबी भेटलेली आहे। आणि यामध्ये सर्वात महत्त्वाच्या आमचे SP सर श्री संदीप घुगे ते ट्रेनिंगवरती असतानाच आम्हाला कंटिन्युअस आमच्याकडून फॉलोअप घेत होते आणि मार्गदर्शनही करत होते। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे गुन्ह्यामध्ये सक्सेसफुली ते 3 दिवसाच्या मुलाला त्याची आईला आता परत करण्यात आलेलं आहे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। पहले OBC आरक्षण की वजह से चुनाव रुके हुए थे, लेकिन अब चुनाव शुरू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि नए प्रभाग के अनुसार चुनाव होंगे या पुराने के अनुसार, इस पर सुनवाई होती रहेगी।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 हफ्तों में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। अब महाराष्ट्र चुनाव आयोग इन चुनावों को कराएगा। 4 हफ्तों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सितंबर महीने तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई महानगर पालिका और राज्य की अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव कोरोना काल से नहीं हुए हैं, इसलिए सभी महानगर पालिकाओं में प्रशासक काम कर रहे हैं। और खबरों में यहां लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई के मेट्रो टॉकीज में 5 मई 2025 को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले पर आधारित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस फिल्मी शो का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पदाधिकारी राजा पुरकर की ओर से किया गया। कार्यक्रम की खास बात, फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एनसीपी शरद पवार विशेष रूप से मौजूद रहे। फिल्म का मकसद है महात्मा फुले के विचारों और उनके संघर्ष को समाज के सामने लाना। शिक्षा, समानता और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर आधारित इस फिल्म में दर्शकों को न केवल भावुक किया बल्कि सोचने पर मजबूर भी किया। कार्यक्रम में जीतन रहवाड़ समेत कई बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने फिल्म की प्रस्तुति की जमकर सराहना की। शरद पवार ने भी इस प्रयास को सामाजिक चेतना को जागृत करने वाली कोशिश बताया है और फिल्म को एक प्रेरणादायक पहल करार दिया है। भूमिका अशी होती की महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा चित्रपट पाहण्याची इच्छा त्या ठिकाणी आदरणीय पवार साहेबांनी व्यक्त केली होती। त्यांनी हे म्हटलं होतं की मला माझ्या कुटुंबासकट आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा जो सिनेमा आहे तो मला पाहायचा आहे करून, आणि त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने शिव फुले आंबेडकरांचे विचार जे आहेत ते समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आणि माध्यम आम्ही लोक असतो। आम्ही आदरणीय पवार साहेबांची शिकवण घेतलेली आहे, त्यांच्या विचारांची शिकवण घेतलेली आहे, आणि आम्ही त्यांचे कार्यकर्ते म्हणून नुसतं फक्त एक राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता नाही तर समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत हे विचार नेले पाहिजे। मग त्यासाठी माध्यम हे सिनेमाचं होतं आणि ते आम्ही निवडलं। अचूक टायमिंग तो होता आणि अशा प्रकारे आता इथेच नाही तर आज नागपूरलाही झालेला आहे, इथे झालेला आहे, उद्या रोहित पवारांच्या एरियामध्ये अहमदनगरला आहे। अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या ठिकाणी हे कार्यक्रम होणार आहे आणि अशा माध्यमातून आम्ही हा चित्रपट लोकांच्यापर्यंत खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची जी क्रांती होती ती किती परखड होती, त्याच्यातली जी सत्यता होती ती किती स्पष्ट होती, या लोकांना दाखवण्याचं त्या ठिकाणी आमचं कर्तव्य असतं, ते आम्ही करणार आहोत। अछूतों के लिए पहली लड़ाई अगर ब्रिटिशों के दरबार में जाके किसी ने लड़े तो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। भिड़े साहब ने उनको वाड़ा दिया पढ़ाने के लिए, पर बम्बों ने जाके वो भिड़ों को ही धमकाया तो बंद हो गया। तो पहली बार अपना घर किसने खोल के दिया? उस आदमी का नाम था उस्मान भाई। अपनी बहन फातिमा को सावित्री के साथ किसने दिया? उस्मान भाई ने दिया। और स्कूल किसने चलाई? सावित्री और फातिमा में मिलकर। ये सच्चाई आज के जमाने में लोगों तक जाने की जरूरत है। जब समाज फिर से उस पुराने दौर में जा रहा है तो ये सच्चाई भी सामने लानी पड़ेगी। ये समाज को बदलने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया, और उनको सबसे बड़ी सहायता किसने दी? तो उस्मान भाई और फातिमा ने। और हम भिड़े साहब को भी भूल नहीं सकते कि पहली बार अगर शिक्षा के लिए अपने घर किसने खोले तो वो भिड़े ने खोले, लेकिन भिड़े जी को धमकाया गया ब्राह्मणों द्वारा कि तुम्हारा घर ही जला डालेंगे। तो खुद सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने यह निर्णय लिया कि आपके घर में हम ये खोल के आपको बर्बाद नहीं करें। मशहूर गायक सोनू निगम हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ समुदाय को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के चलते चर्चा में हैं।
अब उन्होंने कर्नाटक के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि राज्य के प्रति उनका प्रेम उनके आत्मसम्मान से भी बड़ा है। सोनू निगम ने सोमवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, माफ कीजिए कर्नाटक, आपके लिए मेरा प्यार मेरे अहंकार से बड़ा है। मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सोनू निगम ने कथित तौर पर मंच से कुछ ऐसा बयान दिया जो कर्नाटक समुदाय के कन्नड़ लोगों को कुछ आपत्तिजनक लगा। बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपना परिवार माना है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र मतलब इतनी जो उसकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा, तो उसके पहले से मैं कन्नड़ गाने गा रहा हूँ और वो यहाँ पे मुझे सो रूडली थ्रेटनिंग मी कि कन्नड़ा कन्नड़ा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने उनसे कन्नड़ में गाना गाने की मांग की थी, लेकिन सोनू निगम का कहना था कि वहां उन्हें धमकियां दी गईं। इसके बाद उन्होंने इस स्थिति को पहलगाम के हुए हमले से जोड़ दिया और कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ यही कारण है जो आप कर रहे हैं। सोनू निगम के इस बयान से कर्नाटक के लोग उनसे नाराज चल रहे थे। आखिरकार सोनू निगम ने माफी मांगकर मामले को शांत कर दिया है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।